अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा एमपी-टेट वर्ग 2 का मेरा क्लास चल रहा है और कुछ दिनों से मेरा क्लास नहीं लग पाई थी इसलिए कि दोस्तों तबीयत थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, इस कारण से मेरा क्लास नहीं लग पा रही। तो चलिए फिर मैं आज जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं मॉक टेस्ट यानी आपको जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है उसको हम आज सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए हम पहले जो है क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन को पेडागोजी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स तो आपको जो है क्वेश्चन को पहले समझना है और उसको जो है पहले समझकर ही उसका जवाब दीजिएगा तभी आपका जो है क्वेश्चन सही और सही होगा। अदरवाइज़ जो है वो क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। पेडागोजी जो है बहुत एक अहम चीज़ है। यहाँ पे अगर आप समझ गए तो आप जो है जीत गए, अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप जो है यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप जो है इन इन चीज़ों को जो है समझकर ही इसका जवाब देंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका ज़बान क्या है? तो जैसा कि ज़बान के बारे में हम बता चुके थे, ज़बान जो है इंसानी ख़यालात और जज़्बात वो जो है जज़्बात, वो महसूसात और ज़रूरियात की जो है तरसील का वसीला यहाँ पे ऑप्शन में वही चीज़ दिया है। यानी इंसान के ख़यालात, जज़्बात, महसूसात और ज़रूरियात की जो है तरसील का वसीला है यानी संप्रेषण का क्या है वसीला है। उसका दूसरा ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का ज़रिया है। तीसरा में दिया है ज़बान इज़हार ख़याल का आला है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका ऑप्शन यानी 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है और तीसरा भी सही है और यहाँ पे 4 में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों जब तीनों सही है और इसका जो 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल यानी इनमें से तीनों को सही कह रहा तो बिल्कुल तीनों सही है तो इसका जो 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर में दोस्तों दिया है कि एक आमोज़गार लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ सीख रहा है। यानी आपको जो है एक आमोज़गार एक शिक्षार्थी को अपने नज़र में एक विद्यार्थी को अपने नज़र में जो है आपको जो है इमेजिन करना है, उसके बाद ही आपको जो है इन सवाल को पढ़ना है। चलिए हम पढ़ते हैं एक आमोज़गार लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ सीख रहा है, लफ्ज़ को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहज़े सीख रहा है। वह ज़बान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रहा है या फिर दे रही है वो तलबा जो है यानी स्टूडेंट जो है यानी आपका जो जेंट्स या फिर आपका जो ये है मुज़क्कर या मुअन्नस भी हो सकता है इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ दिया है। तो यहाँ पे है इल्मुल माना का मुताला, उसके बाद यहाँ पे दिया है ग्राफ़िक, उसके बाद यहाँ पे दिया है तीसरा नंबर में सूतियाती और ग्राफ़िक और यहाँ पे दिया है सूतियाती। तो यानी आपका जो यहाँ पे दिया है कि एक आमूज़ का लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ सीख रहा है, लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ सीख रहा है और लफ्ज़ को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहज़े सीख रहा है, तो वह जो है सूतियाती तरीका सीख रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 2 का 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला सवाल है कि आम तौर पर बच्चे अपने माँ-बाप, घर-बार और माहौल से कुछ मतलब कुछ जो है सीखते हैं, उसे कहा जाता है। यानी वो जो है अपने बच्चा जो है क्या यानी आम तौर पर क्या करता है, बच्चे अपने माँ-बाप से या फिर घर-बार और अपने जो है इर्द-गिर्द के माहौल से कुछ सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है तालीम बज़रिया सई व ख़ता, उसके बाद दूसरा में दिया है तालीम बज़रिया अमल, उसके बाद तीसरा में दिया है तालीम बज़रिया आपका जो बज़रिया बसीरत, उसके बाद चौथा में दिया है आपका तालीम बज़रिया तक़लीद। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका तक़लीद मतलब आपका जो है नकल करना होता है, तो यहाँ पे जो है बच्चा जो है आम तौर पर बच्चे अपने माँ-बाप से कैसे सीखते हैं यानी जो है उसे जो है न तक़लीद कहा जाता है यानी अपना जो बच्चा जो है अपने माँ-बाप से, घर-बार से, माहौल से क्या नकल करके सीखता है, तो उसे जो है तालीम बज़रिया यानी आपका जो तक़लीद है, यानी तालीम बज़रिया तक़लीद इसका जो ऑप्शन ये 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी वो जो नकल करके सीखता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला सवाल है आपका ज़बान के हुसूल का मतलब है, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ज़्यादा मश्क के बगैर फ़ितरी तौर पर ज़बान सीखना और दूसरा में है आपका ज़्यादा मश्क के साथ ज़बान सीखना और तीसरा में दिया है स्कूल में ज़बान सीखना और चौथा में दिया है घर में ज़बान सीखना। तो यहाँ पे आपका है ज़बान मतलब यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया है दोस्तों कि ज़्यादा मश्क के बगैर फ़ितरी तौर पर ज़बान सीखना ज़बान के हसूल का मतलब है यानी आपका जो ज़बान के हसूल का मतलब है, वो है ज़्यादा मश्क के बगैर, ठीक है? यानी ज़्यादा मश्क के बगैर फ़ितरी तौर पर यानी नेचुरल तौर पर जो है ज़बान सीखना, इसका जो ऑप्शन 1 है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर का, 5 नंबर में दोस्तों दिया है
यहाँ पे कि गैर मादरी ज़बान के मुअल्लिम को अक्सर किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? यानी आपका गैर मादरी ज़बान के मुअल्लिम, यानी आपका जो अगर स्कूल में है तो आप जो है दूसरा अगर स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो वो जो है आप गैर मादरी ज़बान के ही मुअल्लिम हैं। तो इसमें जो है अक्सर क्या है मतलब कि मुअल्लिम को यानी उस्ताद को यानी टीचर्स को जो है किस चीज़ की जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को हम समझते हैं पहले। ऑप्शन दिया है नाखुश और गैर तरतीब याफ्ता आमूज़गार आमूज़गार का, उसके बाद दूसरा में दिया है नाखुश और तरगीब याफ्ता आमूज़गार का, और तीसरा में दिया है पढ़ाकू और गैर तरगीब याफ्ता आमूज़गार का, उसके बाद 4 में दिया है पढ़ाकू और तरगीब याफ्ता आमूज़गार का। तो दोस्तों इसमें जो 5 का जो है 1 बिल्कुल सही दिया है यहाँ पे कि नाखुश, यानी आपका जो यानी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है नाखुश और गैर तरगीब, ठीक है? गैर तरगीब याफ्ता आमोज़गार का, यानी गैर मादरी ज़बान में जो है नाखुश और गैर तरगीब याफ्ता आमोज़गार का जो है ये परेशानी का सामना जो है मुअल्लिम को करना पड़ता है। इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कोठारी कमीशन का अहम मकसद किसको फ़रोग़ देना था? इस बात में इस विषय में हम जो है चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 में है फ़क़त एक ज़बान, उसके बाद दूसरी है आपका जो ज़ू लिसानी और कौमी हम आहंगी, उसके बाद तीसरा में है आपका कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी, और इसमें चौथा में ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों कोठारी कमीशन का अहम मकसद जो है उसको जो है कसीर लिसानी और कौमी मतलब हम आहंगी का जो है फ़रोग़ देना मकसद था। तो कोठारी कमीशन जो है यानी आपका बहुभाषिक में जो है वो जो है ये मकसद उनका था, यानी कसीर लिसानी, इस पर इसका तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर में दोस्तों दिया है कि ज़बान के मकसद, ज़बान की आमोजश का मतलब है। यानी आपका ज़बान की जो अधिगम है, भाषा की अधिगम का मतलब क्या है? यानी मुनज़्ज़िम तरीके से ज़बान सीखना, उसके बाद दूसरा में है गैर मुनज़्ज़िम तरीके से ज़बान सीखना, तीसरा में है बगैर महारत और मश्क के ज़बान सीखना, और 4 में है ये सभी। तो यहाँ पे जो है ज़बान की आमोजश का मतलब है मुनज़्ज़िम तरीके से ज़बान सीखना। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर का सवाल है दोस्तों कि ज़बान का मुताला, मुताला मतलब पढ़ना होता है, यानी भाषा का पढ़ना कहलाता है। आपका ऑप्शन 1 में है इल्म केमियाई, उसके बाद यहाँ पे इल्म केमियाई यानी आपका केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद इल्मुल हिसाब हो गया, उसके बाद आपका जो यहाँ पे इल्म इल्म लिसानियत यानी लिंग्विस्टिक है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स है, और यहाँ पे जो है आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल समझ ही सकते हैं कि केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और इल्मुल यानी हिसाब यानी मैथमेटिक्स भी नहीं है। इल्म लिसानियत यानी भाषा का मुताला, यानी आपका अगर ज़बान का भाषा का अधिगम यानी पढ़ रहे हैं, भाषा का यानी पढ़ना होता है, भाषा का मुताला करते हैं, ज़बान का मुताला करते हैं, तो उससे हम जो है इल्म लिसानियत लिंग्विस्टिक जो है कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है हदफ ज़बान, यानी आपका जो टारगेट लैंग्वेज है, लक्ष्य है, आपका जो टारगेट लैंग्वेज है। अगर आप मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं और टारगेट लैंग्वेज है आपका इंग्लिश, तो इस बात को हदफ ज़बान हम कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है? यानी दूसरी ज़बान, ठीक है? अब यहाँ पे दिया है हदफ ज़बान टारगेट लैंग्वेज यानी दूसरी ज़बान आप सीख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या है यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि सीखी जाती है या फिर हासिल की जाती है, पी जाती है, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये जो है क्या यानी हदफ ज़बान टारगेट लैंग्वेज जो है क्या सीखी जाती है, हासिल नहीं की जाती है, पी नहीं जाती है, इनमें से सभी नहीं होगा। ये जो हदफ यानी टारगेट ज़बान आप किसी को भी जो है आप टारगेट ज़बान बना सकते हैं, इंग्लिश भी हो या फिर आपका अरबी, फ़ारसी जो भी आपका टारगेट ज़बान है, उसको आप जो है बना सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो सीखी जाती है, टारगेट ज़बान जो है सीखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर में दिया है निसाब से, ठीक है, मुराद। निसाब से मुराद वह रास्ता है जो कि, ठीक है, ये मतलब जो कि डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मंज़िल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इक़्तिदार के लिए, या फिर सहूलियात के लिए, या फिर आपका ताल्लुम के लिए। तो दोस्तों आपका जो निसाब है, निसाब का मतलब मंज़िल है, यानी निसाब से मुराद जो है वह रास्ता जो कि हसूल मंज़िल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है यानी मंज़िल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ये सही है।
चलिए दोस्तों, अब हम फिर से ये जो है दूसरा पैराग्राफ से हम ये क्वेश्चन उठाए हैं और यहाँ पे जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कभी कोई जो सीटेट में पूछा गया है, तो कोई और दिगर में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम दूसरे पैराग्राफ से उठाए हैं, इसलिए यहाँ पे फिर से आपका नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ये सेशन जो है आपका नंबर 1 का जो ये सेशन अभी चालू हो रहा है, ये सेशन आपको जो है 143 से 142 तक जाएगा। तो मैं जो डेली का मतलब मुख्तसर छोटा-छोटा सा वीडियो बना के मैं डालूँगा, इसलिए कि जो है ज़्यादा वीडियो बनाने पर भी जो है ये हो जाता है, यानी मतलब तबीयत भी ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं छोटा-छोटा ही करूँगा और आप भी थोड़ा समझें, समझेंगे तो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए पढ़ते हैं नंबर 1 का क्वेश्चन। नंबर 1 में क्वेश्चन दिया है कि बच्चे अपने इर्द-गिर्द यानी अपने आजू-बाजू यानी अगल-बगल, ठीक है? बच्चे अपने इर्द-गिर्द जो है इर्द-गिर्द 2 ज़बानें बोलते हुए सुनते हैं। यानी आस-पास में जो है बच्चे क्या है 2 ज़बानें मान लीजिए एक पड़ोसी आपका जो है उर्दू बोल रहा है, दूसरा पड़ोसी और कुछ बोल रहा है, 2 ज़बानें। तो दोनों ज़बानें यानी दोनों ज़बानों से शनासाई यानी वाक़फ़ियत, यहाँ पे वाक़फ़ियत दिया है, डैश दिया है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि बच्चों के लिए नुकसानदह होगी। 2 ज़बान दोस्तों बिल्कुल बच्चे के लिए नुकसानदह नहीं होगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट गया। देखिए पहली बात तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन जो है नेगेटिव मतलब पहले काट देंगे, ठीक है? बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले नेगेटिव को काटेंगे, जो पॉज़िटिव होगा, वो आपका सही होगा, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों के लिए नुकसानदह होगी, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला है कि बच्चों के लिए मुफ़ीद होगी, ये सही हद तक बहुत हद तक सही लग रहा है। अगला ऑप्शन भी तब तक देख लेते हैं, अभी हम फैसला नहीं करेंगे, ठीक है? अगला ऑप्शन है आपका सी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई रिज़ल्ट ही नहीं है, तो ये बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद डी में है एक-दूसरे में जो है क्या है इंटरफेयर होती है, मख़ल होती है, तो दोस्तों इंटरफेयर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। आपका जिसमें सबसे मुफ़ीद यानी जो मुफ़ीद ऑप्शन है और जो बेहतरीन ऑप्शन है, वो है कि बच्चों के लिए मुफ़ीद होगी। वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों को सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़बान सुनेंगे तो उनका अल्फ़ाज़ और उनका अल्फ़ाज़ यानी ज़्यादा उनको जानकारी मिलेगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत बेहतर होगा और मुफ़ीद होगा, तो इसका जो बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है स्कूल के इब्तिदाई अय्याम यानी आपका जो इब्तिदाई डेज़ हैं, में बच्चे के घर की ज़बान का इस्तेमाल असातिज़ा पर बोझ बढ़ाता है। असातिज़ा पर बोझ को बढ़ाता है। ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। बोझ को बढ़ाना क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, तो मैं इनको काट दूँगा। अगला है हमेशा आमूज़शी मकासिद को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये बहुत हद तक हमको सही लग रहा है। अगला जब तक ऑप्शन नहीं देख लेते हैं, तब तक इस पर हम फैसला नहीं करेंगे। इसको हम पेंडिंग में रखेंगे। अगला ऑप्शन है घर से बआसानी स्कूल पहुँचाने में रहनुमाई करता है। ये कोई रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है? ज़्यादा फ़ितरी और सबके लिए गिरां कदर है, ये भी नहीं है। यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन आपका जो है हमेशा आमूज़शी यानी हमेशा सीखने के मकासद को क्या करता है, बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी घर के लैंग्वेज से यानी एक ज़बान से दूसरी ज़बान को सीखा जाता है, तो ये जो है आपका बेहतर और अच्छा मतलब मकसद में सीखने के मकसद में काम आता है, बेहतर होता है, तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों इसको हम सही करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं तीसरा नंबर में दिया है कि बच्चों की ज़बान के फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू डैश यहाँ पे आपका ऑप्शन है इस ज़बान से रूबरू होना, उसके बाद बी में है कि उस ज़बान की मश्क, उसके बाद सी में है गलतियों की इस्लाह, उसके बाद डी में है बड़ों की नक़ल। तो यहाँ पे तीसरा है पूछ रहा है कि बच्चों की ज़बान के फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू जो है उस ज़बान से रूबरू होना। जब तक आमने-सामने उस ज़बान से रूबरू नहीं होगा, तो बच्चे जो है बच्चों को उस ज़बान के फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू जो है, उस ज़बान से जो है रूबरू कराना ही है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर में दिया है दोस्तों कि एक बच्चा ज़बान की क्लासरूम में यानी भाषा की क्लासरूम में अपनी पहली ज़बान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है। अब कौन-सी परेशानी है, वो हम देख लेते हैं। पहला परेशानी है स्कूल में अपनी ज़बान की आमूज़श दिलचस्प नहीं है और दूसरा में है कि घर की ज़बान के मुकाबले स्कूल की ज़बान ज़्यादा रवायती होती है।
सी में है बच्चा वह ज़बान जानता है और उसी ज़बान को सीखने का कोई मतलब नहीं है। और डी में है कि स्कूल में उनके लिए ज़बान की आमोज़िश मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है दोस्तों, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे आपका दिया है कि बच्चा जो है ज़बान जानता है और उसी ज़बान को सीखने का कोई मतलब नहीं है, तो जो है नहीं जानता है ज़बान को। उसके बाद ए में ऑप्शन दिया है कि स्कूल में अपनी ज़बान की आमोज़िश दिलचस्प नहीं है। दिलचस्प नहीं क्यों नहीं? दिलचस्प टीचर बनाएगा तो क्यों नहीं होगा? ठीक है, दिलचस्प जो है टीचर को बनाना है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है नेगेटिव में चल जाएगा। और यहाँ पे आपका बचा बी, घर की ज़बान के मुकाबले स्कूल की ज़बान जो है ज़्यादा रवायती होती है, तो इसका जो बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर का है। 5 नंबर में दिया है दोस्तों कि तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियाँ नज़र आती है और वह महसूस करता है कि यानी आपका जो उस्ताद है, वो तीसरी ज़बान की जो नोट्स बुक है, वो देखते हुए ज़बान के उस्ताद को क्या कुछ गलतियाँ नज़र आती है और वहाँ पे जो है वो महसूस क्या करता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन हम देख लेंगे। ऑप्शन में दिया है कि बच्चे गलतियाँ लापरवाही की वजह से करते हैं। बच्चे गलतियाँ जो है लापरवाही की वजह से करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, लापरवाही की वजह से नहीं करते हैं। दूसरा है, बच्चे गलतियाँ करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है। जब सज़ा देने वाला बात आ जाए, तो यहाँ पे आपका जो है ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, तो इसको हम काट देंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बच्चों की गलतियाँ फ़ितरी है यानी नेचुरल है और उनकी आमोज़िश का इशारिया है। बच्चा गलती कर रहा है, इसका मतलब है कि वह सीख रहा है, आमोज़िश कर रहा है, अधिगम हो रहा है, वो गलतियाँ कर रहा है, लेकिन इसका भी ये पता है कि वो जो सीख रहा है, ये इसका इशारा है। तो ये हमको जो है सही लग रहा है। अगला पॉइंट तब तक देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि उस्ताद की हैसियत से उस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोज़िश में उनकी कोई अहमियत नहीं होती है। नहीं दोस्तों, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि बच्चों की गलतियाँ जो है फ़ितरी है और जो है उनकी जो है आमोज़िश का इशारिया है। यानी जो है वो सीखने का जो है एक जो है इशारा कर रहा है और वह आमोज़िश का है, यानी फ़ितरी नेचुरल है बच्चों की गलतियाँ करना और यहाँ से वो सीख रहा है और सीखने का यहाँ पे इशारा कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपको समझने का ज़रूरत है। आप अगर यहाँ पे नहीं समझेंगे, तो आपको जो है बहुत परेशानी होगा, आपका जो है सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। आपको जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे यानी जो 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव पहले छाँटना है, जो बचेगा पॉजिटिव वो आपका सही होगा। और यहाँ पे जो है हर चीज़ को हर तरफ से, यानी यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज पर ध्यान देना है। पहली बात, आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए लैंग्वेज पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में दिया है दोस्तों कि हिंदुस्तानी क्लासरूम में कसीर लिसानी आपका जो बहुभाषी होते हैं, हर क्लास में बहुभाषी होते हैं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी ये सब जो है पढ़ाया जाता है। कसीर लिसानियत के सियाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू हैं? आपका ऑप्शन है, उस्ताद को आमोज़गारों की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। उस्ताद को आमोज़गारों की ज़बान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्कूल की ज़बान यानी मादरी ज़बान में उनको जो है बच्चों को जो है तदरीस देना चाहिए, उनको जो है आमोज़गार यानी उनको सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन पहला आपका जो गलत हो गया। अगला ऑप्शन है आपका, घर की या मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ़ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं दोस्तों। तो ये भी हमने पढ़ चुका है कि घर या मादरी ज़बान में ही सबसे ज़्यादा मतलब तालीम का जो ये होता है बेहतर होता है, वो घर या फिर मादरी ज़बान में ही बेहतर माना जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट में चल गया। और अगला ऑप्शन है आपका सी, हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोज़गारों का दाखिला उनकी पसंद की ज़बान में करना चाहिए दोस्तों। ये भी नेगेटिव हो गया। हिंदुस्तान में जो है यानी बहुभाषा लैंग्वेज चल रहा है, यानी आपका जो है ये जो है कसीर लिसानी जो है स्कूल मतलब चल रहा है, इसीलिए ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। और ऑप्शन डी में आपका ऑप्शन है कि उस्ताद को तलबा
तलबा की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफ़ियूज़ ज़मीर यानी दिल की बात को जो है, दिल की बात का इज़हार करे और अपने नज़रियात की कदर करे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में और ये तीनों पॉइंट में कितना फ़र्क है। यहाँ पे आपका हर चीज़ को नेगेटिव में पूछा गया है और यहाँ पे हर चीज़ को जो है बाँध दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है यानी हर चीज़ को सीखने का जो है एक जो है तरीका बता दिया है कि उस्ताद को जो है तलबा की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए ताकि वह अपनी ज़बान में अपनी माफ़ियूज़ ज़मीर यानी दिल की बात का इज़हार कर सके और जो है अपनी जो है नज़रियात की जो है कदर करे। इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर में आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मस्तंद मवाद है। यानी आपके जो हिसाब से आपके मुताबिक जो है क्लासरूम में सबसे मस्तंद, सबसे अहम जो है कि मतलब मवाद यानी चीज़ जो है कौन-सी है? दरसी किताब या फिर वर्क बुक या फिर अखबार माअउन दरसी किताब, ठीक है? यहाँ पे आपका दरसी किताब तो सिर्फ़ एक ही पहलू पर यहाँ पे जोर दे रहा है तो इसको कट जाएगा। वर्क बुक भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सिंगल है वर्क बुक। यहाँ पे अखबार ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो है माअउन दरसी किताब यहाँ पे सबसे मस्तंद मवाद होगा, इसलिए कि यहाँ पे दरसी किताब के जो है यानी माअउन आपका जो है उनके जो दरसी किताब हो उनको समझने के लिए और भी सारा जो है मतलब सहायता करने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में दोस्तों दिया है कि बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए माऊन होता है। यानी यहाँ पे इस बात को आपको सवाल के सवालिया नज़र से पूछ रहा है कि बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास जो एक या उससे भी ज़्यादा ज़बान होता है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है वो डबल ज़बान जानते हो। तो जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे जो यानी उसके जो अगर डबल ज़बान उसको आता है, 2 ज़बानें उसको आता है, तो वह जो है बच्चे के इल्म के लिए माऊन होता है। यानी होता है तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन दिया है कि आसानी से दूसरी ज़बान पर नया मज़मून सीखने में होता है या फिर आपका जो है मुल्क यानी मुल्क के मतनू सकाफ़त यानी वेरियस कल्चर और रवायात को समझने में होता है या फिर आपका हसास यानी सेंसिटिव होने और दूसरे तलबा से यानी बग़्ज़, कीना, हस्द ना रखने में। उसका डी में दिया है कि ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन ज़बानों की रस्मुल ख़त स्क्रिप्ट सीखने में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का दिया है यहाँ पे एंड डी भी आपका नेगेटिव में है, सी भी नेगेटिव में है। आप और ए भी यानी आसानी से दूसरी ज़बान और नया मज़मून सीखने में, ये भी आपका नेगेटिव में है। यहाँ पे दिया है कि मुल्क के मतनू सकाफ़त यानी वेरियस कल्चर, यहाँ पे 2 ज़बान है तो उसको कल्चर के बारे में ज़्यादा मतलब सीखने का मौका मिलता है, ठीक है? तो वेरियस कल्चर और रवायत को समझने में उसको ज़्यादा मौका मिलेगा, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया है दोस्तों कि बड़े प्रिंट और जो है रंगीन यहाँ पे दिया है। ये थोड़ा-सा पॉइंट नीचे आ गया है तो यहाँ पे होगा, ठीक है? ये कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे। यानी बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है? यहाँ पे आपको दोस्तों नेगेटिव पॉइंट पूछा है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव जो है पॉइंट को यहाँ पे काटना है और नेगेटिव पॉइंट पर आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना है और उनको सही करना है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पूछा है, बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन-सी दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों कि यहाँ पे कि यह तख्लीकी और फ़नकाराना आमोज़शी माहौल फ़राहम करता है और बच्चे इस पर अपना रद्द-अमल ज़ाहिर करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में है, यह तलबा मरकूज़ माहौल फ़राहम करता है जिसमें मतन और तस्वीरों के ज़रिए मुसर्रत तस्वुरात की नुमाइंदगी होती है। ये भी सही है दोस्तों। अगला पॉइंट है यह ख़्वानदगी यानी आपका जो पढ़ना है, ख़्वानदगी मतलब पढ़ना है, या ख़्वानदगी की मश्क के साथ-साथ लिसानी इक्तिसाब का सियाक़ फ़राहम करता है और डी में दिया है यह कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है और जो है ज़ुमरह बंद कारियों यानी ज़ुमरह बंद कारियों से भी क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों डी ऑप्शन इसका जो नेगेटिव है और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिया है
तो ये ऑप्शन इसका जो सही है, ये नेगेटिव पॉइंट में है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप क्वेश्चन, कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन-सा दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ दुरुस्त नहीं है कि यह कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल ज़्यादा बेहतर नहीं होती है दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट है। और ज़ुमराबंद कार्यों से भी, क्योंकि यह तलबा यहाँ मंतशी यानी मतनी मश्क से आज़ाद हो जाते हैं। तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर में है। 10 नंबर में दिया है आमोजस में ज़बान की मरकज़ियत यानी आपका जो सेंट्रलाइज़ेशन है का मतलब है। आपका ऑप्शन है ए, दूसरे मज़ामीन के आमोजस में ज़बान का एक रोल होता है। ऑप्शन बी में है ज़बान की आमोजस में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल होती है। ऑप्शन सी में दिया है ज़बान और मवाद की आमोजस अलग-अलग होती है। और ऑप्शन डी में दिया है किसी मज़मून के मवाद को पढ़ाने वाले को ज़बान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया है कि आमोजस में ज़बान की मरकज़ियत यानी सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब है, इसका मतलब दूसरे मज़ामीन की आमोजस में ज़बान का एक रोल होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का है। 11 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ज़बान का मिसाली निसाब यानी आइडियल करिकुलम मुश्तमिल होता है। आपको ऑप्शन दिया है कि तदरीस व आमोजस के मकासिद, मवाद, अमल और अंदाज़ाए कदर पर। ऑप्शन बी में है कि ज़बान की तदरीस के मकासिद, तरीक़े-कार और तयीन कदर पर। उसके बाद सी में दिया है दोस्तों ज़बान की तदरीस वो आमोजस के इक़दार, अमल और इम्तिहान पर। डी में दिया है स्कूल के नज़रियात और तदरीस व आमोजस और इम्तिहान पर। तो इसका जो ए ऑप्शन है, यानी आपका जो है तदरीस व आमोजस के मकासिद, मवाद, अमल और अंदाज़ाए कदर पर। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि माहिरीन लिसानियत के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन-सा बयानात दुरुस्त हैं? यानी आपका जो माहिरीन लिसानियत हैं, उनके मुताबिक नीचे दिए हुए बयान है, इनमें से कौन-सा दुरुस्त है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला बयान हम पढ़ते हैं ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 में दिया है दोस्तों कि ज़बान का इक्तिसाब फ़ितरी और तहतुल शऊरी अमल है। ठीक है? अगला पॉइंट है ज़बान की आमोज़श दानिस्ता और शऊरी अमल है। और ऑप्शन 3 में दिया है दोस्तों कि ज़बान की आमोज़श फ़ितरी और तहतुल शऊरी अमल है। चौथा में दिया है ज़बान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी है। तो यहाँ पे आपका जो दुरुस्त बयान है कि ज़बान का इक्तिसाब फ़ितरी और तहतुल शऊरी यानी आपका नेचुरल और जो है यानी तहतुल शऊरी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही है। चलिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है। यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे पैराग्राफ दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमने जो है नीचे का पॉइंट नहीं देखा है। तो यहाँ पे जो है ये जो नंबर दिया है, ठीक है? यहाँ पे पैराग्राफ दिया है 2 या 3 यानी ये जो हर एक जो है, ये जो 3 या 4 जो है ये क्या है जुमला है, ठीक है? ये क्या है मुताबिक जो है ये लिसानियत के जो है जो बयानात है वो बयानियात है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो-जो बयान आपको सही है, वो आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देखिए ज़बान का इक्तिसाब फ़ितरी और तहद्दुल शऊरी अमल है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ज़बान की आमुज़श दानिस्ता और शऊरी अमल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ए में दिया है 1 और 2 दुरुस्त है। उसके बाद बी में दिया है सी और डी दुरुस्त है। और सी में दिया है आपका ए और डी दुरुस्त है। और यहाँ पे दिया है डी यानी सी और ए दुरुस्त है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए यानी 1 और 2 यानी ये दोनों जो बयान है, ये दोनों 1 और 2 बयान है, ये दोनों ही सही है। इसलिए यहाँ पे 1 और 2 दुरुस्त है। यहाँ पे इसका जो ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होगा। इस तरह का जो सवाल आता है यानी आपका पैराग्राफ पे सवाल आएगा और यहाँ पे आपको कुछ जो है लाइन दिया हुआ रहेगा और यहाँ से आपको जो नीचे जो है उसका जवाब माँगेगा। यहाँ पे इसका जो ए है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि दस्तूर हिंद में हिंदी ज़बान को कौन-सी हैसियत हासिल है? आपका ऑप्शन है माऊन सरकारी ज़बान, उसके बाद बी में है सरकारी ज़बान, सी में है गैर मुल्की ज़बान और डी में है हिंदुस्तानी ज़बान। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको क्या है सरकारी ज़बान यानी दस्तूर हिंद में हिंदी ज़बान को क्या है सरकारी ज़बान का मतलब हैसियत हासिल है। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होगा, हिंदी को सरकारी ज़बान
का दर्जा हासिल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 14 नंबर में, 14 नंबर में दिया है कि ज़बान के आमोजश के बारे में कौन सही नहीं है? यानी ज़बान के आमोजश के बारे में कौन सही नहीं है? नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पे पकड़ना है। तो नेगेटिव पॉइंट में दिया है ए। ए में दिया है कि तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बी में दिया है किसी एक ज़बान के तमाम बच्चों के मराहिल यकां होते हैं लेकिन शरह-नमू यानी ग्रोथ मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है तमाम ज़बानों के यह मराहिल यकसा होते हैं, यानी आपके तमाम ज़बानों के यह मराहिल यकसा होते हैं, जितने भी ज़बान जो सीखते हैं वो तमाम के मराहिल जो है यकसा इसी तरह से गुज़रता है, तो ये भी सही है। उसके बाद डी में है कि बच्चों की गलतियों की इस्तिलाह यानी इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट दिया है दोस्तों, यानी 14 का डी ऑप्शन दिया है कि बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव दिया है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए, अगला है 15 नंबर का थोड़ा-सा लंबा सवाल है, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा-सा समझना है कि 7वीं जमात की ज़बान की अस्तानी कीर्ति अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज़्म के मुमासिल एक दूसरे नज़्म तलाश करने, फिर उस नज़्म की लफ़्ज़ियात और माना पर गौर करने और आम ज़बान में तअम्मुल के लिए कहती है। यानी आपके जो 7वीं जमात 7 क्लास के बच्चे की ज़बान की अस्तानी कीर्ति, ठीक है? वो क्या करती है अपने तलबा से, कीर्ति जो है एक टीचर है, वह अपने तलबा से अपने यानी स्टूडेंट से दरसी किताब में कोई एक शामिल नज़्म के ममासिल यानी उसी के जैसा जो है एक दूसरी नज़्म तलाश करने, यानी कोई एक नज़्म है फिर उसी के जैसा जो है एक दूसरी नज़्म तलाश करने के लिए उसे कहता है। फिर उस नज़्म की लफ्ज़ियात और मानी पर जो है गौर करने, फिर उनके जो लफ्ज़ माने और उन पर जो है गौर करने और आम ज़बान में जो है तामुल के लिए कहती है, यानी आम ज़बान में जो है उनको बोलने के लिए कहती है। तलबा फिर अपनी मुतल्लिका ज़बान में उस नज़्म को एक चार्ट पर लिख कर पूरी क्लास के लिए जो है डिस्प्ले में लगा देते हैं। तलबा क्या करता है अपनी ज़बान में, यानी तलबा जो है अपनी मुतल्लिका ज़बानों में जो उसका जो ज़बान है, उस नज़्म को जो है एक चार्ट पर लिख कर जो है पूरी क्लास के लिए जो है डिस्प्ले यानी में लगा देते हैं। यह ज़बानों की यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ ज़बानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए अस्तानी ने जो है क्या किया, अस्तानी ने कौन-सी हिकमत अमली इख्तियार की। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्तानी ने कौन-सी हिकमत अमली जो है वो उन्होंने इख्तियार की, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में दिया है कि इस ज़बान के फ़रोग़ को या फिर आपका हिदसी यानी आपका जो यहाँ पे हदसी ज़बान बोलने की हिकमत अमली को, या फिर यहाँ पे दिया है कि आपको कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली, और डी में दिया है लिखने का फ़रोग़। तो यहाँ पे ज़बान के बारे में यानी एक ज़बान फिर उसी तरह ज़बान फिर अपनी ज़बान, तो यहाँ पे आपका कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। इसलिए कि एक ज़बान यानी एक नज़्म को वो पढ़ रहा है, उसके बाद फिर दूसरी नज़्म उसी तरह खोज रहा है, मतलब सर्च कर रहा है, ढूँढ रहा है, फिर जो उसको अपनी ज़बान में मतलब उसको ये कर रहा है, बता रहा है, तामुल कर रहा है और फिर उसको लिख रहा है। तो यहाँ पे जो कसीर लिसानियत होगा बतौर हिकमत अमली, इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 16, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया यानी बॉटम अप अप्रोच जोर देता है। आपका ऑप्शन है नीचे से ऊपर जो पढ़ने में जो जोर देता है, वो किस तरह का जो है तरतीब से होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए जुमला, उसके बाद अल्फ़ाज़, रुक्न, उसके बाद हुर्फ़, ठीक है? उसके बाद सबसे पहला है यहाँ पे बी में दिया है कि हुर्फ़, उसके बाद रुक्न, उसके बाद यहाँ पे लफ्ज़, उसके बाद जुमला, उसके बाद सी में दिया है रुक्न, तस्वीर, रस्म, ख़त, उसके बाद आवाज़, डी में दिया है आवाज़, रस्म, ख़त, तस्वीर, रुक्न। यहाँ पे आपको दिया है यानी पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया, यानी आपको नीचे से ऊपर का नज़रिया पेश करना है कि नीचे से ऊपर किस तरह जाना है। तो सबसे पहले आप नीचे से ऊपर अगर जाएँगे, तो आप जो है सबसे पहले नीचे का जो लेंगे, वो हुर्फ़ लेंगे, उसके बाद रुक्न लेंगे, उसके बाद लफ्ज़ लेंगे, उसके बाद जुमला लेंगे दोस्तों, लास्ट में जुमला आएगा। तो ये आपका जो है नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप अप्रोच है, अप्रोच ऑफ बॉटम अप यहाँ पे दिया है, तो ये चीज़ जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 17, ज़बान की आमूज़श में महारत हासिल करने के लिए तर्ज ज़ेल में से कौन ज़रूरी नहीं है? यानी ज़बान की आमूज़श में यानी ज़बान के अधिगम में आपको महारत हासिल करने के लिए कौन-सा जो है चीज़ें हैं, कौन-सा ऑप्शन है जिसको आपको जो है मतलब लेना ज़रूरी नहीं है? यहाँ पे ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है दुरुस्तगी ज़रूरी है, रवानी ज़रूरी है, मौज़ूनियत ज़रूरी है और यहाँ पे महारत यानी आपका जो है महारत हासिल करने के लिए ही महारत यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है कि महारत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन यानी दर्ज झेल में से कौन-सी ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है महारत ज़रूरी नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 18 का है। 18 में दिया है कि एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे से छोटे हिस्सों में बाँट देता है। एक जुमला यानी सुनता है बच्चा, फिर उसकी जो है समझ को जानने के लिए, उसको जो है समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे से छोटे हिस्सों में बाँट देता है, ठीक है? देता है, यह है आपका जो है ये क्या है? ये जो है आपका नीचे से ऊपर का अमल है या फिर ऊपर से नीचे का अमल है या फिर इस्तक़राई अमल है या फिर इस्तख़राजी अमल है दोस्तों। तो ये जो है आपका क्या है, समझने के लिए वो क्या कर रहा है, यानी उन चीज़ों को जो है बाँट देता है। कि आप जो है कुछ लफ्ज़ बोले, ठीक है? एक सेंटेंस बोले और उस सेंटेंस में थोड़ा-सा लंबा है, तो बच्चा समझने के लिए हर एक-एक लफ्ज़ को अलग करता है, हर एक लफ्ज़ को अलग करता है। तो वो जो है छोटा-छोटा मतलब टुकड़ों में बाँट देता है, फिर उसको जोड़ता है। एक आप मिसाल के तौर पर एक समझ लीजिए कि एक जो है आप साइकिल ही समझ लीजिए, एक साइकिल आपको समझ में आ रहा है। तो साइकिल जो है उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या कर रहा है कि वो जो है साइकिल को जो है पुर्जा पूरा टुकड़ा-टुकड़ा कर देता है, चक्का अलग कर देता है, उसके बाद हैंडल अलग कर देता है, फिर उसको समझने के लिए, ठीक है, उसको फिर लगाता है। तो ये क्या है नीचे से ऊपर का अमल हुआ, यानी वो जो है पूरा बड़ी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जब छोटा-छोटा टुकड़ों में बाँट दिया जाता है, तो वो जो है समझता है। तो वो जो है इसे जो है नीचे से ऊपर का अमल कह देंगे बॉटम अप प्रोसेस यानी आपका जो ऑप्शन ए है इसका, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर में अज़ खुद, खुद से ज़बान सीखने और ज़बान की आमूज़श में बुनियादी फ़र्क क्या है? यानी खुद से ज़बान सीखने में और ज़बान जो अधिगम होता है, वो में क्या बुनियादी फ़र्क है? यानी खुद से ज़बान सीखना मतलब आपका जो भाषा अर्जन हुआ, यानी जो हम घर में सीखते हैं, वो खुद से ज़बान सीखते हैं और जो है आमूज़श यानी आपका जो भाषा अधिगम हुआ, वो यानी स्कूल में सीखते हैं। तो इसमें जो बुनियादी फ़र्क क्या है, उनको यहाँ पे हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे ये है पहली ज़बान के लिए आमोज़श के उसूल होते हैं। दूसरी उस्ताद और शागिर्द, उस्ताद-शागिर्द के माबेन रिश्ता, उसके बाद सी में है ज़बान का माहौल और डी में है ज़बान से मुताल्लिक़ पढ़ने का मवाद। तो यहाँ पे दोस्तों 19 में आपको दिया है कि ज़बान का माहौल का ही जो है यहाँ पे बुनियादी फ़र्क है। यानी उसमें जो है आपका जो सीखने का यहाँ पे क्या है, वो जो है सीखने जो सीखता है तो उसको जो है ज़बान का माहौल मिल जाता है और अधिगम में जो है उसको ज़बान का माहौल मिलता नहीं है। तो यही जो है बुनियादी फ़र्क है, ज़बान का माहौल ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, 21 नंबर से मैं कल फिर बताऊँगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि बच्चे फ़ितरी अंदाज़ में यानी नेचुरल अंदाज़ में ज़बान का इक्तिसाब करते हुए अगर उन्हें रूबरू किया जाए, आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि एक वक़्त में सिर्फ़ एक ज़बान के, बी में है इर्द-गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के, सी में है कि सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के और डी में है कि किसी ज़बान के कवाइद साख्त के। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को फिर से समझेंगे कि बच्चे फ़ितरी अंदाज़ में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं, अगर उन्हें रूबरू किया जाए। तो इसका जो रूबरू किया जाए तो अगर यानी इर्द-गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बानों के तो जो है बच्चे जो है फ़ितरी अंदाज़ में ज़बान का जो है अधिग्रहण जो है अर्जन कर लेंगे और जो है इक्तिसाब कर लेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। और आपका जो है एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है नहीं तो मैं इसी तरह का आपका जो है मॉक टेस्ट कराता रहूँगा ताकि जो है आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो और आप जो है कामयाब हो। मेरे यही आपसे अल्लाह से दुआ है और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप जो है कामयाब हो और यहाँ से आपका जो है कल मैं इंशाअल्लाह मैं इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और जो है अगर नहीं आए तो आप जो घबराएँ नहीं, मैं इंशाअल्लाह जो है कल या फिर परसों जो जैसे भी होगा मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।